एवरीवन, माय नेम विष्णु जायसवाल। आप सभी को स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय विष्णु जायसवाल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर जो कि अरुण कात्यायन की बुक है उसको जो है लेसन वाइज सीरीज चला रखी है। जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हो जाकर के पिछली वीडियो को देख लीजिए। कल तक जो है आपका वीड साइंस चला था, यानी कि जो है किस तरह के खरपतवार के लिए कौन सी दवा यूज करते हैं, उसका ट्रेड नेम क्या है, कितना यूज करते हैं, पीपीआई में यूज करते हैं कि पीपीएम में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब आपकी यानी कि वीड साइंस कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करेंगे कृषि एवं सामाजिक वानिकी यानी कि एग्रो एवं सोशल फॉरेस्ट्री के बारे में। यहाँ से कई बार एक दो क्वेश्चन उठ जाता है जो कि बच्चों को पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन ये टॉपिक जो छोड़ देते हैं, बहुत ही सरल होता है। आज हम उसको जो है अरुण कात्यायन की बुक में जो दिया है उसके हिसाब से पूरी तरह से आपको बताने वाले हैं। जो लोग भैया चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लगातार हमारे साथ जुड़ी रहिए, जिसके साथ आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भैया। देखिए आपका कृषि वानिकी यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री या फॉरेस्ट गार्डनिंग क्या है, इसकी परिभाषा दिया है। कह रहा है कि कृषि वानिकी मूलतः एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत भूमि के एक खंड में कृषि फसलें एवं वानिकी का कार्य साथ साथ या अलग अलग किया जाता है। कृषि वानिकी का मतलब सीधा एग्रो मतलब होता है कृषि, फॉरेस्ट्री मतलब वानिकी यानी कि वनों का। कृषि के साथ साथ आप जो वनों का भी प्रयोग करें तो वो कृषि वानिकी के अंतर्गत आता है। ठीक भैया, या ना करें तब भी वो उसी के अंतर्गत, अलग अलग भी करें तभी जो है वानिकी कहलाता है। और आप कल्टीवेशन के और क्रॉप करेंगे तो आपका एग्रो कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया। टुंग्या सिस्टम, टुंग्या सिस्टम दिया है। टुंग्या सिस्टम क्या है, कह रहा है कि यह वर्मी भाषा का शब्द है जिसका समानार्थी अर्थ है कि फसलों एवं वृक्षों की खेती है। वनों में कृषि कार्य कृषि वानिकी कहलाता है। वनों में जब आप हम जो है जंगल में जो है आप कृषि का कार्य करते हैं तो वहाँ पर हम जो है उसको क्या कहते हैं, उसको एग्रो फॉरेस्ट्री कहते हैं या कृषि वानिकी कहलाता है। और जो टुंग्या सिस्टम है जिसका अर्थ है फसलों एवं वृक्षों की खेती होती है। ठीक है, फसलों का भी आप खेती कीजिए और वृक्षों का भी खेती कीजिए तो एग्रो फॉरेस्ट्री या टुंग्या सिस्टम कहलाता है। ठीक भैया, आगे बात करते हैं। डॉक्टर किंग एवं चैंडलर के अनुसार कहा जाता है कि स्थानीय अनुकूलता के अनुसार एक ही भूखंड में एक निश्चित क्रम में एक साथ वनकीकरण, पशुपालन व फसल उत्पादन के द्वारा भूमि के उपयोग को बढ़ाने वाला टिकाऊ भू प्रबंधन कृषि वानिकी कहलाता है। इसकी अवधारणा स्थानीयता पर आधारित होती है। जो डॉक्टर किंग एवं चैंडलर थे उनके अनुसार भैया कहा जा रहा है कि आप जो है एक ही खेत में या एक ही क्षेत्र में वनों को भी जो है वनों का भी सिस्टम हो आपके पास और पशुपालन का भी सिस्टम हो, यानी कि पशुपालन भी आप कर रहे हो और उसके साथ साथ आपका जो है क्रॉप कल्टीवेशन भी कर, यानी कि तीनों क्रियाएं कर रहे हो, तब भी वो क्या है एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है। ठीक है, कहने का मतलब आप उसमें जो है मिक्स्ड क्रॉपिंग करेंगे, पशुपालन के साथ क्रॉप भी रखेंगे और वन भी रखेंगे तो ये आपका एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है। कह रहा है कि आगे है 6F कार्यक्रम। 6F कार्यक्रम क्या है भैया, इसमें जो है एग्रो फॉरेस्ट्री में कह रहा है कि उचित पादम ज्यामिति यानी कि प्लांटिंग ज्योमेट्री के साथ आर्थिक पौधों का बहुमंजिली उत्पादन इसकी मुख्य विशेषता है। कृषि वानिकी निम्नलिखित 6 मुख्य चीज़ें प्रदान करती है। जब आप एग्रो फॉरेस्ट्री करेंगे तो वो मुख्य 6 चीज़ें प्रदान करती हैं, इसी को जो है 6F प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक है, 6F का मतलब उसमें 6F होगा। ठीक है, पहला आपका फूड, फूड मतलब फूड किसके लिए, मनुष्य के लिए भोजन है, फूड प्रदान करेगा। दूसरा आपका फाइबर, वस्त्र कपड़ों के लिए रेशे प्रदान करेगा। तीसरा आपका फर्नीचर या टाइम्बर यानी कि फर्नीचर और इमारती लकड़ी प्रदान करेगा। और आपका चौथा है, वैसे इधर से हो गया, लेकिन चौथा फीड है। फीड का मतलब जीव जंतुओं और पशुओं के लिए चारा भी देगा। फ्यूल है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए आप जो है ईंधन और जलावन भी देगा। और 6 है आपका फंड्स, आय एवं आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करेगा। तो ये 6 प्रोग्राम है, फूड फाइबर फूड फीड फीड फाइबर फ्यूल फर्नीचर टाइम्बर और फंड्स। ठीक है, तो ये याद रखना 6F कार्यक्रम किसके लिए, तो एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए। ठीक भैया, जिसमें आपका फूड फीड फाइबर फ्यूल फर्नीचर और फंड्स आते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं भैया। दिया है कि कृषि के साथ वानिकीकरण की आवश्यकता एवं महत्व। कृषि के साथ वानिकीकरण की आवश्यकता एवं महत्व कह रहा है कि जलावन तथा चारे के लगातार
निर्बाध सप्लाई, यानी कि आपको जो है जलाने की लकड़ी भी मिलेगी और चारा भी मिलेगी। और कह रहा है कि पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहेगा आपका, और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ताज़ी ऑक्सीजन की आपूर्ति भी होगी। जब आपके पास फॉरेस्ट होगी तो जो है आपके पास ताज़ी जो है ऑक्सीजन मिलती रहेगी। और वायुरोधी पट्टियाँ या वृक्षों या विंड ब्रेक के रूप में भी कार्य करेंगी, ठीक है। विंड ब्रेक आप लोग पढ़ा है, ये सब जानते हैं। और कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में नए नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न कराएगी, ठीक है। तो कृषि वानिकी के साथ वानिकीकरण की आवश्यकता में महत्व थी, ठीक भैया। आगे बात करते हैं, कृषि वानिकी के प्रमुख उद्देश्य दिया है। कृषि वानिकी के प्रमुख उद्देश्य कह रहा है कि उपलब्ध संसाधनों का उच्च स्तर पर बहुप्रकारीकरण यानी कि डाइवर्सिफिकेशन कर टिकाऊ उत्पादन प्राप्त करना, इसका उद्देश्य है। और कह रहा है कि छोटे तथा सीमांत किसानों की उपजाऊ मिट्टी पर सघन कृषि वानिकी को बढ़ावा देना, सघन कृषि इंटेंसिव एग्रीकल्चर एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा देना। और किसान को अपनी ज़मीन से ही भोजन फल चारा जलावनाथ की उपलब्ध कराना, ये एग्रो फॉरेस्ट्री का उद्देश्य है। और निम्न भू उर्वरता अधिक अत्यधिक भूक्षरण एवं भूपर्दन से प्रभावित भूमि में उत्पादकता एवं टिकाऊपन बढ़ाना, इसका उद्देश्य है। और कार्य कि पहाड़ी क्षेत्रों हेतु उद्देश्य इसका क्या है कि भवन निर्माण के लिए सस्ता हल्की लकड़ी, जलावन हेतु लकड़ी, पशुओं चारा व हरी खाद का उत्पादन तथा ठंडी हवाओं से फसलों की सुरक्षा भी करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। तो कहने का मतलब है यदि आप जो है एग्रो फॉरेस्ट्री करते हैं तो वो एग्रो फॉरेस्ट्री के साथ साथ आपको हर एक प्रकार की सुविधा प्रदान करती है, ऑक्सीजन लकड़ी, ठीक है, फूड फीड फ्यूल, ठीक है, ये सब जो है ये प्रदान करती है। आगे बात करते हैं भैया कृषि वानिकी के अंग एवं प्रणाली। कृषि वानिकी के अंग एवं प्रणाली कह रहा है कि कृषि वानिकी की विभिन्न प्रणालियों का मुख्य उद्देश्य संबंधित स्थान को संरक्षित कर उन्नत तथा समन्वित उत्पाद बढ़ाना है, ठीक है। इसकी जो प्रणाली है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वो एक स्थान को संरक्षित करे, उसके साथ साथ उत्पादन में भी उन्नत वृद्धि करे, ठीक भैया। अब दिया है सिस्टम नेम, क्या दिया भैया, सिस्टम नेम यानी कि प्रणाली का नाम क्या है और घटक एवं विवरण क्या क्या है। पहला दिया है आपका एग्री सिल्वीकल्चर। एग्री सिल्वीकल्चर क्वेश्चन पूछा था कि एग्री सिल्वीकल्चर में कौन कौन आता है। तो एग्री सिल्वीकल्चर में याद रखिएगा आपका आता है क्या क्या, एग्रीकल्चर क्रॉप आता है, फॉरेस्ट क्रॉप आता है, या जिसको सिल्वर क्रॉप कहते हैं। एग्री मतलब एग्रीकल्चर क्रॉप और सिल्वीकल्चर मतलब फॉरेस्ट, ठीक है। जैसे कि कह रहा है इसमें आपका वृक्ष प्रजातियों एवं कृषि फसलें साथ साथ उगाई जाती हैं, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना भैया। कह रहा है कि वृक्ष प्रजातियों एवं कृषि फसलें साथ साथ उगाई जाती हैं। भारत में वृक्षारोपण हेतु इसे टोंगिया खेती कहा जाता है। टोंगिया खेती बताया नहीं कि इसमें जो है खेती के साथ साथ जो है वनों को भी लगाना, ये टोंगिया खेती कहलाता है। कह रहा है कि इसमें किसान को 1-2 वर्ष के लिए वन भूमि पर खेती का अधिकार मिलता है, बदले में वह वृक्षारोपण करता है। देखिए ये टोंगिया जो सिस्टम है, जैसे कि मान लीजिए किसी के पास खेत है, गांव में ऐसा चलता है टोंगिया विधि। मान लीजिए किसी के पास खेत है 2 बीघा, 2 बीघा उसके पास खेत है, उसने जो अपना उसको स्वयं नहीं करना है, वो दूसरे को दे दे रहा है। कह रहा है कि मैं आपको जो है इसमें बाग लगाने के लिए दे रहा हूँ 2 साल के लिए, 2 साल के लिए ले लो, 2 साल में हमारी जो है जो बाग लगेगी उसकी जो है देखभाल कर देना, उसमें जो आप क्रॉप भी ले लेना 2 साल तक, ठीक है। तो कह ठीक है मैं ले लूँगा। तो एग्रीकल्चर क्रॉप प्लस फॉरेस्ट क्रॉप करना ही टोंगे खेती कहलाता है। रेहन के तौर पर जो है, रेहन नहीं कहेंगे, यानी कि उनके अधीन ही काम रहेगा। इसमें 1-2 वर्ष के लिए आप लेंगे, उसमें 2 साल की कृषि करेंगे, खेती करेंगे, इसके बाद 2 साल बाद उसको खेत जो है उनका वापस कर देंगे, ठीक है। एग्री सिल्वीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर प्लस क्रॉप। आगे बात करते हैं साल्वो पास्चुरल सिस्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साल्वो पास्चुरल सिस्टम में सिल्वीकल्चर रहेगा। सिल्वीकल्चर में आपका क्या था, फॉरेस्ट क्रॉप था। और पास्चर में यानी कि चारा और फसल दोनों, चारा और वन दोनों रहेंगे, ठीक है। कह रहा है कि वृक्ष एवं घास दोनों का सम्मिलित उत्पादन है। इससे जलावन इमारती लकड़ी तथा पशुओं के लिए चारा मिलता है। वृक्ष गहराई से तथा घास ऊपरी सतह से जल व खनिज लेते हैं। सिल्वीकल्चर का मतलब क्या हुआ, फॉरेस्ट क्रॉप हुआ। और पास्चर मैनेजमेंट मतलब हुआ चारा। इसमें चारा और जो है आपका वृक्ष भी लगेगा, तो इसको ही साइलो पास्चुरल सिस्टम कहते हैं। कह रहा है कि जो जलावन इमारती लकड़ी है वो पशुओं के लिए, इसमें जो है जो लकड़ी है वो नीचे से आपका खनिज ग्रहण करेगी, और जो चारे रहेंगे वो ऊपर से खनिज मिल ये सब ग्रहण करके अपना जीवन यापन कर लेंगे, ठीक है।
आगे बात करते हैं, तीसरा दिया है आपका एग्रो साल्वो पास्चुलर सिस्टम, एग्रो साल्वो पास्चुलर सिस्टम। उसमें क्या था, वृक्ष उगाते थे, घास उगाते थे, और इसमें वृक्ष, घास और फसलें तीनों उगा रहे हैं। एग्री सेल्वो पास्चुलर सिस्टम में वृक्ष, घास और चारे वाली, वृक्ष, घास और फसलें तीनों उगा रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कृषि उद्यान, एग्री हॉर्टिकल्चर सिस्टम। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें कृषि फसलें उगाएंगे, और हॉर्टिकल्चर मतलब फलदार पौधे उगाएंगे, और वन वृक्ष उगाएंगे। ठीक भैया, एग्री हॉर्टी सिल्वीकल्चर, एग्रो हॉर्टी सिल्वीकल्चर। और आगे बात करते हैं मल्टीपर्पज फॉरेस्ट ट्रीज, यानी कि बहुउपयोगी उपज वानिकी में क्या करेंगे आप, लकड़ी उत्पादन के साथ साथ उपफल के रूप में हरा चारा, फल, शहद, महुआ, बीज आदि प्राप्त करने हेतु वृक्षारोपण। ठीक है, आगे बात करते हैं बाउंड्री प्लांटेशन क्या है। बाउंड्री का मतलब होता है खेत के चारों तरफ जो है ट्रीज ऑन बाउंड्री प्लस क्रॉप, खेत के चारों तरफ आप क्या कर देंगे, क्रॉप लगा वृक्ष लगाकर बाउंड्री कर देंगे, यही बाउंड्री प्लांटेशन कहलाता है। और ब्लॉक प्लांटेशन में क्या है, वृक्षों का ब्लॉक लगाएंगे प्लस फसलों का ब्लॉक लगाएंगे, ब्लॉक ऑफ ट्रीज, ब्लॉक ऑफ क्रॉप्स। और एनर्जी प्लांटेशन दिया है आपका, शुरुआती वर्षों में वृक्ष के बीच फसलें बोना एनर्जी प्लांटेशन कहलाता है, क्योंकि जो फसलें होंगी वो ऊपर से जो है आपके मिनरल्स और पोषक तत्व प्रदान कर लेंगे, जो वो आपका वृक्ष रहेगा वो जो है फसलों से ही अपना जीवन यापन चलेगा। एनर्जी क्रॉप, फसलों से ही वृक्ष जो है इसमें एनर्जी लेता है। ठीक है, आगे बात करते हैं एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। एले क्रॉपिंग कह रहा है कि पेरनल हेज प्लस क्रॉप, यानी कि झाड़ियों तेज पंक्तियों के बीच में फसलें उगाना, झाड़ियों व पंक्तियों के बीच फसलें उगाना, ये क्या है, ये आपका एले क्रॉपिंग है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, झाड़ी होती है उसके बीच में फसलों को उगाते हैं, इसके कारण क्या होता है, एले क्रॉपिंग कहलाता है। और एग्री हॉर्टिकल्चर में फ्रूट ट्री प्लस क्रॉप रहेगा, ये तो जानते हैं। सिल्वी ओलेरी कल्चर में ट्रीज प्लस वेजिटेबल होगा। सिल्वी मतलब होता है आपका ट्रीज, और ओलेरी कल्चर मतलब होता है आपका वेजिटेबल, सब्जियाँ। और हॉर्टी पास्चर में आपका फ्रूट ट्रीज होगा, हॉर्टिकल्चर से फ्रूट ट्रीज होगा, और पास्चर का मतलब होगा चारे। ठीक है, और हॉर्टी ओलिकल्चर में इसमें फलदार होंगे और वृक्ष और सब्जियां भी होगी, फल और सब्जियां दोनों होंगी। और फॉरेज का मतलब क्या हो, चारा हो गया, फॉरेस्ट्री, चारे के साथ साथ आपका वृक्ष भी रहेगा। शेल्टर बेल्ट ट्री प्लस क्रॉप। ठीक है, शेल्टर बेल्ट में आपके वृक्ष रहेंगे और क्रॉप भी रहेगी, जिसके बाद ही आप जो है शेल्टर बेल्ट बेंड ब्रेक का प्रयोग करते हैं ना। विंड ब्रेक देखो दिया है ट्रीज प्लस क्रॉप, यानी कि तीव्र हवाओं के प्रभाव को कम करने वाली पट्टियां जो है विंड ब्रेक कहलाती हैं। और लिव फेंस क्या है, कहा है कि सरप्स एंड अंडरलेस ट्रीज ऑन बाउंड्री, यानी कि जैविक बाढ़ जीवित झाड़ियाँ, ये सब बनाना जो है लिव फेंस कहलाता है। और सिल्वी हॉर्टी सेरिकल्चर में क्या है, ट्रीज अथवा फ्रूट ट्रीज होंगे, और सेरिकल्चर यानी कि रेशम उत्पादन, यानी कि फल के साथ जो है रेशम उत्पादन करना ही सिल्वी या हॉर्टी सेरिकल्चर कहलाता है। और 19 नंबर दिया है हॉर्टी एपीकल्चर। हॉर्टी मतलब हो गया आपका फ्रूट ट्री, और एपीकल्चर मतलब हो गया आपका मधुमक्खी पालन, ये जो है आपका हॉर्टी एपीकल्चर कहलाता है। आगे दिया है आपका एक्वा फॉरेस्ट्री। एक्वा मतलब हो गया क्या, फिशेस हो गया, फिशरीज हो गया, और फॉरेस्ट्री का मतलब हो गया ट्री, यानी कि ट्री और फिशेस उगाना ही एक्वा फॉरेस्ट्री कहलाता है। तो ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसको आप लोग देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार फंसा था, AGTA में भी आते हैं, एग्री सिल्वीकल्चर क्या है, और सैल्वो पास्चोरल सिस्टम क्या है, एग्रो सैल्वो पास्चोरल सिस्टम क्या है, तो ये सब जो है बहुत मुख्य क्वेश्चन है जो 1 नंबर में आ जाते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भैया सामाजिक वानिकी। ये तो आपका था एग्रो फॉरेस्ट्री था, ये है सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री जिसका अर्थ कह रहा है कि सामुदायिक विकास हेतु उपयोगी वृक्षों को लगाना ही सामाजिक वन की। सोशल मतलब समाज का, फॉरेस्ट मतलब समाज के लिए वनों का उगाना ही सामुदायिक विकास हेतु उपयोगी वृक्षों का लगाना ही सोशल फॉरेस्ट्री कहलाता है। अरे सर्वप्रथम प्रयोग जो है सोशल फॉरेस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वेस्टोबाई या वेस्टोबी, जो भी आप कहें, वेस्टोबी द्वारा 1968 ईस्वी में किया गया था। सोशल फॉरेस्ट्री का प्रयोग वेस्टोबी द्वारा 1968 में किया गया था। किसके द्वारा, वेस्टोबाई के द्वारा, वेस्टोबी के द्वारा 1968 ईस्वी में सोशल फॉरेस्ट्री शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी कि सामाजिक वानिकी का प्रयोग किया गया था। और आगे बात करते हैं इसकी परिभाषा क्या है। वेस्टोबाई के अनुसार कह रहा है कि सामाजिक वानिकी वह प्रक्रिया है या वह वानिकी है जिसका उद्देश्य समुदाय के लिए सुरक्षात्मक और मनोरंजनात्मक लाभ प्रदान करना है। सुरक्षात्मक यानी कि आप जो लगाएंगे
फॉरेस्ट, ठीक है। वो क्या करेगा, आपको सुरक्षा भी प्रदान करेगा और आप उसमें जो है मनोरंजन का भी कार्य कर सकते हैं। किसके अनुसार, ये वेस्टोबाई के अनुसार है, जिसमें उसने बताया था कि सामाजिक वानिकी वह वानिकी है जिसका उद्देश्य हम समुदाय के लिए सुरक्षात्मक और मनोरंजनात्मक लाभ प्रदान करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि वृक्षहीन क्षेत्रों तथा सामुदायिक भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है। वृक्ष विहीन क्षेत्रों, जहाँ पर वृक्ष नहीं होते हैं, और सामुदायिक भूमि पर, वहाँ पर जो है वृक्षारोपण किया जाता है। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 ने इसके मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए हैं। राष्ट्रीय कृषि आयोग कब बना था, 1976 में बना था, जिसमें उन्होंने मुख्य उद्देश्य बताए कि जो है आपका सोशल फॉरेस्ट्री किस तरह से करना चाहिए, या कौन कौन से सिद्धांत है, ठीक है। चलिए जानते हुए कौन कौन से इसके सिद्धांत है। तो सामाजिक वानिकी के सिद्धांत में आपका पहला है लोकतंत्र का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। कह रहा है कि लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, और बाय द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द पीपुल, ठीक है। लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा है, ये सामाजिक वानिकी के सिद्धांत है। और दिया है वानिकी क्षेत्र प्रसार का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ फॉरेस्ट एरिया एक्सटेंशन। कह रहे कि बंजर और बेकार भूमि को सुधार करने के लिए वनों का क्षेत्रफल बढ़ाना, ठीक है। तीसरा दिया है गरीबी उन्मूलन का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पॉवर्टी एरिडिकेशन। बेरोजगारों को रोजगार व आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर गरीबी को दूर करना, ये सामाजिक वानिकी की क्या है, सिद्धांत है। आगे दिया है कि रोजगार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वर्ष भर रोजगार उपलब्ध कराना जिससे शहरों की ओर पलायन में कमी हो। रोजगार का सिद्धांत जब जो है अपने गांव में ही उपलब्ध हो जाएगा तो सब लोग शहर शहर क्यों जाएंगे। तो ये सामाजिक वानिकी सोशल फॉरेस्ट्री के अंतर्गत इसके सिद्धांत आते हैं, ठीक भैया। और कह रहा है कि सरकार समर्थित कार्यक्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड प्रोग्राम। ये गवर्नमेंट बेस्ड भी प्रोग्राम चलाया जाए, जिसके कारण कह रहा है कि इसे कभी कभी सिक लैंड फॉर सिक पीपुल, यानी कि बीमार लोगों के लिए बीमार भूमि की संज्ञा भी दी जाती है। किसको, सोशल फॉरेस्ट्री को। ये बहुत गड़बड़ चीज़ है। सरकार समर्थित कार्यक्रम सिद्धांत की बीमार लोगों के लिए बीमार लोगों के लिए बीमार भूमि कहा जाता है, ठीक है। तो ये थी आपके सिद्धांत, जिसमें आपका मुख्य था प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, यानी क्या, यानी कि लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, ये लोकतंत्र का सिद्धांत है, ठीक है। बाय द पीपुल फॉर द पीपुल और ऑफ द पीपुल, ठीक भैया। आगे बात करते हैं सामाजिक वानिकी के अंग, कंपोनेंट्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। कंपोनेंट्स ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री, पहला दिया है आपका परिक्षेत्र वानिकी। परिक्षेत्र वानिकी यानी कि फार्म फॉरेस्ट्री, खेतों के मेड़ों तथा अन्य खाली स्थानों पर वृक्षारोपण। जहाँ पर जो है खेत में मेड़ पर कुछ होता नहीं तो मेड़ पर भी आप वृक्षारोपण कर दें, या फिर अन्य खाली स्थानों पर भी वृक्षारोपण करेंगे तो आपका जो है फार्म फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आता है। और कह रहा है कि किसानों को मुफ्त या कम मूल्य पर पौध उपलब्ध कराई जाती है। इसमें जो है किसानों को कम मुफ्त पर या मुफ्त में ही वन पौधे जो है उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें किसमें, फार्म फॉरेस्ट्री में। और आगे दिया है कि ग्रामीण प्रसार वानिकी, यानी कि रूरल एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। इसमें क्या किया जाता है, कह रहा है कि सड़कों, रेल पटरियों, नहरों, तालाबों व विद्यालय प्रांगणों में वृक्षारोपण, ये ग्रामीण प्रसार वानिकी हैं। यह वनों का क्षेत्रफल गांव की सीमाओं के बाहर फैलाती है। ये खासकर आपके जो है ग्राम प्रधान के नेतृत्व में आता है ग्रामीण प्रसार वानिकी, रूरल एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। इसमें क्या, कहाँ का लगता है, सड़कों के किनारे लगता है, तालाबों के किनारे लगता है, विद्यालय प्रांगण में लगता है, नहरों के किनारे लगता है, और जहाँ पर जो है गांव का जो अंत होता है, यानी कि जो एंड ऑफ विलेज होता है, वहाँ पर भी लगाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं शहरी वानिकी, अर्बन फॉरेस्ट्री में। शहरी क्षेत्रों में सरकारी भवनों में, पार्कों में, अस्पतालों, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण लगाना ही अर्बन फॉरेस्ट्री कहलाता है। इसके 3 अंग थे भैया। और परिक्षेत्र वानिकी, यानी कि आप जो फॉरेस्ट अगर लगाते हैं तो इसमें जो है कम मूल्य में या फिर मुफ्त में ही आपको फार्म फॉरेस्ट्री के लिए पौधे तैयार दे दिए जाएंगे। और जो ग्रामीण प्रसार वानिकी, इसमें ग्राम प्रधान के द्वारा गांव के इंड में या फिर तालाबों, नहरों, इन सब पे लगाया जाता है। और जो शहर वानिकी है, ये शहरी क्षेत्रों में सरकारी भवनों या पार्कों, अस्पतालों में लगाए जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे दिया आपका की फैक्ट्स या स्टैटिक्स, यानी कि वानिकी की आवश्यकता और महत्वपूर्ण तथ्य। वानिकी की आवश्यकता एवं महत्वपूर्ण तथ्य, पहला है दिया है कि महत्वपूर्ण आंकड़े और नीतियाँ। महत्वपूर्ण आंकड़े एवं नीतियाँ, कह रहा है भैया कि वर्तमान में कुल केवल 22% भूभाग पर वन है।
कितना 22% भूभाग पर वन है, और जिन पे सघन वन केवल 11% है, 11 दूनी 22, केवल जो है आपके सघन वन यानी कि भारी मात्रा में जो वन है केवल 11% है, और बाकी जो 11% उस पर जो है इसे छिटके हुए वन है। ठीक है, वर्तमान में भारत में 22% भूभाग पर वन है, 11% भूभाग पर सघन वन है, 11% भूभाग पर गहन दूर दूर वन है। ठीक भैया, ये भी याद रखना। और कह रहा है कि पर्यावरण संतुलन हेतु प्रस्तावित न्यूनतम सीमा 33% है। सीमा भारत में क्या है कि ये जो है भारत में है, उसके लिए जो न्यूनतम सीमा है 33% उनको होना चाहिए, लेकिन है कितना 22%, वो भी कितना आधा जो है आपका 11% जो है गहन है, और जो 11% वो बहुत दूर दूर है। ठीक है, 33% लेकिन होना चाहिए। हाँ, हालांकि वर्तमान में वृद्धि हो रही है, जिस तरह से पौधे लगाए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 2030-32 तक जो है आपका 33% भूभाग पर हो जाएगा, लेकिन जनसंख्या भी बढ़ रही, देखो क्या होता है। और कह रहा है कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग कितना 25 हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ व भूक्षरण की चपेट में आता है, तथा 140 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित होती है। कितना 25 हेक्टेयर क्षेत्र किसमें आता है, बाढ़ व भूक्षरण में आता है, और 140 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित होती है, ये बात भी याद रखना। और कह रहा है कि मृदा कटाव से प्रतिवर्ष लगभग 700 करोड़ रुपए के पोषक तत्व बहकर समुद्र में नष्ट हो जाते हैं। आप सोच सकते हो तुम कि प्रतिवर्ष कितना 700 करोड़ के पोषक तत्व। ठीक है भैया, 25 हेक्टेयर जब क्षेत्र आपका बह जा रहा है भूक्षरण और बाढ़ से, 140 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित हो रही, तो उससे 700 करोड़ रुपए का पोषक तत्व आपका नष्ट हो जा रहा है। और कह रहे कि पेड़ पौधे 25 से 30% प्रदूषण कम करने में सक्षम है, यानी कि आप जो है पेड़ पौधे यदि लगेंगे तो आपका 25 से 30% जो है प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ठीक है, चाइना कह रहा है, चाइना वृक्षारोपण हेतु 4A राउंड का नारा अपनाया, जिन्होंने बनाया कि घर, जिसमें उन्होंने बताया कि घरों, गांवों, सड़कों व जल स्रोतों के चारों ओर वृक्षारोपण करो। चाइना का एक जो है रूल है, नियम बनाया गया है या नारा है, 4A राउंड, 4 मतलब चारों तरफ, अराउंड मतलब चारों तरफ। ठीक है, यानी कि जहाँ पर आप रहे हो, चाहे घर हो, गाँव हो, कहीं भी, उसके चारों तरफ क्या करेंगे आप, जल स्रोतों के चारों तरफ वृक्षारोपण कर देंगे। ठीक है, और आगे दिया आपका फिलीपींस में कह रहा है कि प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन काल में 20 वृक्ष लगाना है। हालांकि हमारे यहाँ भारत में ऐसी कोई सिस्टम नहीं है, ऐसी कोई प्रणाली अभी तक बनी ही नहीं है कि जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को ये नियम है कि जब तक वो जीवित रहेगा अपने जीवन काल में कुछ ना कुछ वृक्ष लगा के जाएगा। यही नियम हम फिलीपींस के द्वारा यहाँ पर भी बनाया जाना चाहिए, जिसके द्वारा सभी व्यक्ति जो है अपने जीवन काल में 20 से 25 वृक्ष लगाएं। ठीक है, और कह रहा है कि भारत 1950 ईस्वी में तत्कालीन कृषि मंत्री भारत के 1950 ईस्वी में कौन थे, श्री के.एल. मुंशी जी थे। उनके द्वारा जो है वन महोत्सव का प्रारंभ किया गया था। जो वन महोत्सव प्रोग्राम है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, श्री के.एल. मुंशी के द्वारा 1950 ईस्वी में शुरू किया था, जो कि तत्कालीन कृषि मंत्री थे 1950 ईस्वी में। ठीक है, तो ये सब जो है मोस्ट जो है इम्पोर्टेंट बातें थी। और ये याद रख लेना कि कितने परसेंट पर जो है आपका कितने परसेंट पर वन है, तो आपका वन है कितने परसेंट पर, 22% पर भूभाग वन है, उनमें से 11% भूभाग पर ही गहन वन है, बाकी दूर दूर है सघन वन है, बाकी दूर दूर। लेकिन जो अनुमानित सीमा है वो 33% वनों पर होनी चाहिए। और 700 करोड़ रुपए के पोषक तो हर साल बह जा रहे हैं। 140 लाख हेक्टेयर भूमि प्रभावित होती है, जिससे 25 हेक्टेयर क्षेत्र भूक्षरण से नुकसान होता है। और पेड़ पौधे जो है 25 से 30% जो है प्रदूषण को कम करने में सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी एग्रो एवं सोशल फॉरेस्ट्री। जो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, कभी कभी 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये बहुत सिंपल सा है, ये सब याद रख लेना। ठीक भैया, और ये भी जो है आपका 6F है, फूड, फीड, फाइबर, फ्यूल, फर्नीचर और फंड्स, ये भी याद रख लेना कि आपका जो है एग्रो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत 6F का क्या मतलब है, छो का मतलब जान लेना आप क्या क्या है। ठीक है, तो ये हुआ आपकी कृषि एवं सामाजिक वानिकी समाप्त। और जो लोग भी ये वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर के वीडियो देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।